अभी दिन की रोशनी बाकी थी, सूरज मगरिब में गुरूब नहीं हुआ था। मैंने एक रिक्शा लिया और 4 मीनार के बस स्टॉप पर उतर गया। 2-3 बसें आकर निकल गईं। आखिर 7 नंबर की बस आई तो मैं उसमें सवार हो गया और कंडक्टर से कहा कि पुराने कब्रिस्तान का स्टॉप आए तो बता देना। बस शहर के मुख्तलिफ बाजारों में से गुजरती हुई एक कम आबादी वाले इलाके में दाखिल हो गई, जहाँ खेत और दरख्तों के जखीरे थे। बस की रफ्तार कम होने लगी। कंडक्टर ने आवाज लगाई, पुराना कब्रिस्तान। मैं बस से उतर गया। बस चली गई तो मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई। एक तरफ छोटी सी मस्जिद के मीनार दिखाई दिए। मैं उस तरफ चल पड़ा। ये पुराने कब्रिस्तान की जनाजागाह थी। कब्रिस्तान में कच्ची पक्की कब्रें थीं। मैं दिल ही दिल में फातिहा पढ़ता कब्रों के दरमियान से गुजरने लगा। मेरी निगाहें मकबरे को तलाश कर रही थीं। कब्रिस्तान की हुदूद खत्म हो गई। एक तरफ घने दरख्तों में छोटी सी बारादरी नजर पड़ी। मैं वहां आ गया। बारादरी में एक कब्र बनी हुई थी जिस पर सब्ज रंग का गिलाफ चढ़ा हुआ था। कतबे पर आयात शरीफा कंदा थी और जिस बेगम साहिबा की ये कब्र थी उसका नाम लिखा हुआ था। मैं मकबरे की बारादरी में एक सुतून के साथ लगकर बैठ गया। मैंने 2 जानू होकर फातिहा पढ़कर मरहुमा की रूह को सवाब पहुंचाया और फिर अपने खास आदमी का इंतजार करने लगा। इस दौरान सूरज गुरूब हो गया और शाम की स्याही फैलना शुरू हो गई। फजा हब्स आलूद थी, हवा जैसे बंद थी। मैं बारादरी से उतरकर टहलने लगा। टहलने से कुछ हवा लगने लगी। इतने में मुझे कब्रिस्तान की तरफ से एक आदमी बारादरी की तरफ आता दिखाई दिया। मैं बारादरी की ओट में हो गया। आदमी करीब आया तो मैंने उसे पहचान लिया। ये अपना आदमी था, यानी वही आदमी जिसने मुझे रुक्का लिखकर यहाँ पहुँचने की हिदायत की थी। वो मेरे पास आकर बोला, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वो दरख्तों के एक जखीरे में दाखिल हो गया। हम दरख्तों के दरमियान चले जा रहे थे। वो खामोश था, मैं भी खामोश था। जखीरे के आखिरी किनारे पर टीन की छत वाला एक केबिन सा बना हुआ था। दीवारें पत्थर जोड़कर बनाई गई थी। पत्थरों पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थी। वो केबिन के अंदर चला गया। मैं भी उसके पीछे केबिन में दाखिल हो गया। उसने मोमबत्ती रोशन कर दी और केबिन का दरवाजा खुला ही रहने दिया। अंदर हब्स था। फर्श पर चटाई बिछी हुई थी। उसने चटाई पर मुझे अपने सामने बिठा लिया और जेब से बीड़ी निकालकर सुलगाते हुए कहा, गुल खान ने मुझे तुम्हारे मिशन के बारे में सब कुछ बता दिया है। हमें इतना जरूर मालूम है कि एलोरा के समंदरी जजीरे की जेल में एक मुसलमान मुजाहिद कैद है और खुफिया पुलिस की अजियतें सह रहा है और उस पर पाकिस्तानी कमांडो होने का इल्जाम लगाया गया है। इसके अलावा हमें इस मुजाहिद के बारे में कुछ मालूम नहीं। मैंने कहा, पहले ये बताएं कि इस जजीरे का नाम एलोरा है या एलोर? वो बोला, इसका नाम एलोर है, सिर्फ एलोर। एलोरा और रजंटा 2 गार हैं जो औरंगाबाद के जिले में वाक़ हैं। इनका एलोर से कोई ताल्लुक नहीं है। एलोर नेलोर से कुछ फासले पर आंध्र प्रदेश का वो साहिली शहर है जहाँ दरिया समंदर में गिरता है। वहाँ से समंदर में 4 मील के फासले पर वो छोटा सा वीरान जजीरा है जहाँ जेल खाना है। इस जजीरे में और कोई आबादी नहीं है। सिर्फ जेल के अमले के लोग छोटे छोटे क्वार्टरों में रहते हैं। जेल के वार्डन और अफसर वगैरह रात को स्टीमर के जरिए एलोर शहर में आ जाते हैं। मैंने कहा, क्या एलोर में अपना कोई ऐसा आदमी मुझे मिल सकेगा जो मेरे मिशन के सिलसिले में थोड़ा सा गाइड कर सके और जरूरत पड़ने पर मेरी थोड़ी बहुत मदद कर सके? उस आदमी ने कहा, वहाँ अपना एक आदमी मौजूद है। मैंने तुम्हें इस आदमी के बारे में बताने के वास्ते ही यहाँ बुलाया है। मैंने उससे कहा, क्या ये आदमी कश्मीरी मुजाहिद है? उसने कहा, कश्मीरी मुजाहिद अपने महाज पर भारतीय फौजियों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। उन्हें इतनी फुर्सत नहीं कि जहाँ आकर हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं। एलोर में तुम जिस आदमी से मिलोगे वो आंध्र प्रदेश का मुसलमान है, जैसे मैं यहाँ का रहने वाला मुसलमान हूँ, लेकिन हैदराबाद में हिंदू के नाम से इस्लाम की सरबुलंदी, कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान की सलामती के लिए काम कर रहा हूँ। हमारे दरमियान इस्लाम का रिश्ता ही सबसे बड़ा रिश्ता है। हम मुसलमान हैं और मुसलमान दुनिया के जिस कोने में भी हो वो अपने मुसलमान भाई की जरूर मदद करेगा। और ये तो जहाद कश्मीर और पाकिस्तान की सलामती का मामला है जिसके लिए हमारी जान भी हाजिर है। इस आदमी की बातों ने मुझे बहुत मुतासिर किया। इसमें कोई शक शुबा नहीं कि इस्लाम का रिश्ता हमारा सबसे बड़ा रिश्ता है। अगर दुनिया के तमाम मुसलमान छोटे छोटे फरोई इख्तिलाफात पसे पुश्त डालकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़कर इस्लाम और सिर्फ इस्लाम के परचम तले मुत्तहिद हो जाएं, तो यकीन करें उम्मत मुस्लिमा की ताकत का मुकाबला फिर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी नहीं कर सकेंगी। अपने इस हैदराबादी मुजाहिद ने मुझे उस खास आदमी का नाम और हुलिया बताया जो एलोर के साहिली शहर में रह रहा था और जिसके पास मुझे जाना था। हैदराबादी मुजाहिद ने कहा, अपना ये गाजी मुसलमान के नाम से यानी अपनी असली हैसियत से रहता है। मेरी तरह वहाँ उसे हिंदू और कांग्रेस कमेटी का रुकन बनकर रहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने खुफिया जरिए से उसको तुम्हारे मिशन के बारे में इत्तला पहुंचा दूंगा। उसके बाद हैदराबादी मुजाहिद ने मुझे उस शख्स का एलोर शहर में पूरा एड्रेस ज़बानी भी बताया और लिख कर भी दे दिया। उसके बाद उसने मुझसे पूछा, तुम्हें पैसों की जरूरत तो है तो मुझसे ले लो। मैंने कहा, मेरे पास नेलोर शहर तक रेल का टिकट मौजूद है। आगे एलोर के बारे में सुना है कि वो नेलोर से ज्यादा दूर नहीं है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि वहाँ पहुँच सकूँ। हैदराबादी मुजाहिद कहने लगा, फिर भी तुम मुझसे कुछ पैसे लेकर रख लो। वैसे तो एलोर शहर वाला अपना गाजी तुम्हारी हर मदद करेगा। उसने मुझे अचकन की जेब में से इंडियन करेंसी के 10-10 रुपए के 5 नोट निकाल कर दिए जो मैंने शुक्रिया के साथ अपने पास रख लिए। अब तुम यहाँ से सीधा हैदराबाद के रेलवे स्टेशन पर जाओगे। नेलोर जाने वाली मद्रास मेल तुम्हें रात के 8 बजे मिलेगी। मैं अब जाता हूँ। मेरे जाने के 5 मिनट बाद तुम भी यहाँ से निकल जाना। मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो बता दो। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबादी मुजाहिद मुझसे गले लगकर मिला और बोला, अल्लाह ताला तुम्हें अपने मिशन में कामयाबी अता फरमाए। वैसे एलोर के जजीरे वाली जेल से आज तक कोई कैदी फरार नहीं हो सका। मैंने कहा, मैं अपने मुसलमान भाई को जेल की सलाखों और भारतीय दरिंदों की जालिमाना अजियतों से निजात दिलाकर रहूंगा, खा इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। हैदराबादी मुजाहिद ने मेरी पेशानी चूम ली। जज़ाकल्लाह। उसने बड़ी गर्म जोशी से मुझसे दोबारा हाथ मिलाते हुए बड़ी जोशीली आवाज में कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद।
आजादी कश्मीर जिंदाबाद, और वो तेजी से केबिन में से निकल गया। इस हैदराबादी मुजाहिद के सीने में जज्बा इस्लाम और जोश इस्लाम की बिजलियां तड़प रही थी। यही वो जज्बा और जोश है जिसकी ताकत से मुसलमानों ने रोम की ताकतवर तरीन सल्तनत के परखचे उड़ा दिए थे और उनके घोड़े कुफ्र के बुतों को रोंदते हुए हस्पानिया और उसके आगे जनूबी फ्रांस और वियना की सरहदों तक पहुंच गए थे। ये हैदराबादी मुजाहिद मेरे सीने में मौजूद जज्बा इस्लाम को फिर से ताबिंदा कर गया था। जब वो चला गया तो उसके 5 मिनट बाद मैं भी केबिन से बाहर आया। उस वक्त बाहर रात का अंधेरा छा चुका था। इंडिया के जनूबी इलाके में रातें जंगलात और सब्जे की वजह से बड़ी तारीख होती हैं और रात बड़ी जल्दी छा जाती है। मैं कब्रिस्तान में चलने लगा। किसी तरफ से मेंढक के बोलने की मुसलसल आवाज आ रही थी। शायद उधर कोई तालाब था। सड़क पर बत्तियां रोशन हो गई थी। मैंने पुराने कब्रिस्तान वाले बस स्टॉप पर आकर बस का इंतजार करने लगा। काफी इंतजार के बाद एक बस आई। मैंने कंडक्टर से कहा कि मुझे रेलवे स्टेशन का टिकट दे दे। उसने बताया कि रेलवे स्टेशन जाने वाली बस मुझे 4 मीनार से मिलेगी। मैंने 4 मीनार तक का टिकट ले लिया। 4 मीनार के स्टॉप पर उतर गया जहाँ सड़क पर खूब ट्रैफिक और रोशनी थी। 4 मीनार की चौक और ऊंचे ऊंचे मीनारों वाली इमारत के नीचे से सड़क गुजरती थी। मैं फुटपाथ पर खड़ा गाड़ियों और पैदल चलने वालों को देख रहा था। आखिर मुझे स्टेशन जाने वाली बस मिल गई और मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया। अभी गाड़ी आने में काफी वक्त था। टिकट मेरी जेब में था जिसे टीटी ने हैदराबाद से निकलते हुए चेक कर लिया था। इस टिकट में एक तरफ सुराख किया गया था। मैं टिकट दिखाकर उस प्लेटफॉर्म पर आ गया जहाँ से मुझे नेलोर की तरफ जाने वाली मद्रास मेल मिलनी थी। जब तक गाड़ी नहीं आई मैं एक तरफ बैठकर इंतजार करता रहा। आखिर ट्रेन आ गई और दूसरे मुसाफिरों के साथ मुझे भी लेकर मद्रास की तरफ रवाना हो गई। अगर आपको कभी उस तरफ सफर करने का इत्तेफाक हुआ हो तो आप जरूर जानते होंगे कि हैदराबाद दक्कन से नेलोर तक का सफर भी काफी लंबा सफर है। हैदराबाद के स्टेशन से रेलवे का एक रूट महबूब नगर, करनौल और अनंतपुर से बंगलोर तक का है। एक रेलवे लाइन हैदराबाद से गुलबर्गा, शोलापुर और पूना से होती हुई बम्बई को जाती है। मैं जिस रूट पर सफर कर रहा था वो हैदराबाद से विजयवाड़ा या बेजवाड़ा, गंटोर और आगे नेलोर तक मद्रास तक का रूट था। ये ट्रेन जानी मद्रास मेल सारी रात और दूसरा पूरा दिन चलती रही। दूसरे दिन तीसरे पहर उसने मुझे नेलोर पहुंचाया। नेलोर से मैं एक लारी में बैठकर एलोर नाम के साहिली शहर पहुंच गया। एलोर का शहर या बंदरगाह खलीज बंगाल के मगरबी साहिल पर वाक़ है। एलोर से जरा नीचे की जानिब किसी दरिया का डेल्टा है। इस दरिया का नाम मुझे याद नहीं। ये दरिया यहाँ समंदर में गिरता है। सूरज गुरूब हो चुका था। आसमान पर बादलों के टुकड़ों का रंग गहरा किरमिजी हो गया था। साहिली शहर एलोर ज्यादा बड़ा शहर नहीं था। बाजारों में दुकानें खुली थी। रिक्शों के अलावा कहीं कहीं मोटर कारें भी चलती नजर आ रही थी। एक तरफ थोड़ी बुलंदी पर कोई बहुत बड़ी इमारत थी जिसके ऊपर तेलुगु जबान में लिखा हुआ नियॉन साइन जगमगा रहा था। लोगों के रंग यहाँ ज्यादा काले हो गए थे। औरतें भी काली काली थीं। फजा ऐसी थी जैसे हमारे पंजाब में अगस्त के महीने में होती है। अपने गाजी का एड्रेस मेरे पास था। शहर मुख्तसर सा मगर बड़ा साफ सुथरा और किसी हद तक मॉडर्न था। एक आदमी से मैंने पूछा था तो मालूम हुआ कि अपने गाजी का ठिकाना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में 2 सिनेमा घर आए जहाँ एक सिनेमा हाउस में हिंदी की और दूसरे में तेलुगु की फिल्म लगी हुई थी। लोगों की अक्सरियत ने वही मद्रासी अंदाज में धोतियां घुटनों से ऊपर तक उठाकर बांधी हुई थी और जिस्म पर सिर्फ बनियान ही थी। औरतों ने जूड़ों में सफेद फूल के गजरे जरूर सजाए हुए थे। कोई होटल या कॉफी की दुकान रास्ते में आती तो अंदर से तमिल, तेलुगु और कर्नाटक संगीत के गानों की रिकॉर्ड सुनाई देते। किसी रेस्टोरेंट से हिंदी फिल्मों के गीत भी सुनाई देते। मैं उस मकाम पर पहुंच गया जहां हमारा गाजी रहता था, यानी जो एड्रेस मुझे हैदराबादी मुजाहिद ने दिया हुआ था। मेरे सामने शाम के बढ़ते फैलते मिल्कजी अंधेरे में एक मचान के ऊपर बना हुआ बांस का मकान था जिसकी सीढ़ियों में एक बूढ़ा आदमी नारियल पी रहा था। मैंने अपने गाजी का नाम लेकर उससे कहा कि मुझे उससे मिलना है। वो खांसते हुए बोला, उधर झोमरे पट्टी में मिलेगा। मैं कुछ समझ न सका। मैंने पूछा, झोमरे पट्टी में कहाँ मिलेगा? बूढ़े ने बड़े इत्मीनान से नारियल के हुक्के के 2-3 कश लगाए और एक बार फिर खांसने के बाद बोला, उस बाजू को जाएगा। उसने 3-4 जुमलों में मुझे समझाया कि झुमरे पट्टी कहाँ है। मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत मतलब निकाला और जैसा उसने बताया था वैसे ही एक तरफ चल पड़ा। जिस तरफ बूढ़े ने मुझे जाने का कहा था उस तरफ एक कच्चा रास्ता था जिसकी दोनों जानिब नारियल के दरख्त खड़े शाम की हवा में अपनी शाखों को हिला रहे थे। ये जगह चूंकि समंदर के करीब थी इसलिए अपने कराची शहर की तरह यहाँ भी शाम के वक्त समंदर की तरफ से हवा चलने लगी थी। ये कच्चा रास्ता एक तरफ को मुड़ गया। 15-20 कदम चलने के बाद सामने सड़क बंद हो गई और एक अंग्रेजी फिल्मों की तर्ज का कॉटेज नजर आया जिसके आगे सब्ज लॉन था। लॉन बिल्कुल खाली पड़ा था। कॉटेज बांस और लकड़ी की पुरानी तर्ज का था। उसकी तिकोनी छत की पेशानी पर बिजली का बल्ब रोशन था। एक छोटा सा रास्ता कॉटेज के बरामदे से जाता था। इसका कोई गेट नहीं था। लॉन के पीछे मैंने 2 मोटर कारें खड़ी देखी। एक सुतून के चौकोर पत्थर पर तेलुगु और अंग्रेजी जबानों में झुमरे पट्टी लिखा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई होटल है या क्या है। इतने में एक औरत अंदर से आती नजर आई। वो अपनी साड़ी से घरों में काम करने वाली लगती थी। जब वो मेरे करीब से गुजरने लगी तो मैंने उससे पूछा, झुमरे पट्टी यही है? उसने तेलुगु जबान में कुछ कहा और चली गई। मैं कुछ समझ न सका। चूंकि मैंने चौकोर सुतून पर मिटे हुए अंग्रेजी हुरूफ में झुमरे पट्टी लिखा हुआ था इसलिए मैं कॉटेज के बरामदे में आ गया। जहाँ मुझे अंदर से अंग्रेजी म्यूजिक की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। मैं बरामदे में रुक गया। कॉटेज के दरवाजे लकड़ी के थे। खिड़कियां भी लकड़ी की थीं और बंद थीं। कहीं कहीं से रोशनी की किरणें बाहर निकल रही थी। मुझे ये सब कुछ बड़ा पुरस्कार लगा। आखिर मैंने हिम्मत करके दरवाजे के बाहर लगा हुआ कॉल बेल का बटन दबा दिया। 3-4 मरतबा बेल देने पर दरवाजा खुल गया।
अंदर धुंधली रोशनी में एक दरमियाने कद की सेहतमंद जिस्म वाली काली औरत खड़ी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके जिस्म पर बगैर आस्तीनों के एक फ्रॉक था जिसका गिरबान काफी नीचे तक गया हुआ था। उसने अंग्रेजी में मुझसे पूछा कि मुझे किससे मिलना है। इस इलाके में जैसा कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, अंग्रेजी जबान आम बोली जाती थी। मैंने अपने गाजी का नाम लिया। औरत मुस्कुराते हुए जरा जरा हिल भी रही थी। लगता था उसने कोई नशा कर रखा है। कहने लगी, मेरे साथ आ जाओ। मैं अंदर चला गया। उसने दरवाजा बंद करके बोल्ट कर दिया और मेरे आगे आगे जरा झूमती और मुंह ही मुंह में अंग्रेजी के किसी गाने की धुन गुनगुनाती हुई चलने लगी। हम एक सजे सजाए मगर खाली पड़े हुए कमरे में से गुजरकर दूसरे कमरे में आए तो वहाँ अंग्रेजी म्यूजिक की धुन पर बड़ी धीमी पुरस्रा रोशनियों में काले काले मर्द, औरतें और औरतों के जोड़े अंग्रेजी डांस कर रहे थे। ये हॉल कमरा था जिसमें 3 तरफ मेजें लगी थी। मेजों पर भी औरतें और मर्द बैठे गुलफाम के जाम लुढ़ा रहे थे। मगर हैरत की बात ये थी कि इनमें से अक्सरियत रिटायर्ड किस्म के उधेड़ उम्र और बूढ़े आदमियों और औरतों की थी। इनमें से कोई भी ज्यादा ऊंची आवाज में गुफ्तगू नहीं कर रहा था। खूबसूरत जिस्म वाली काली औरत मुझे हॉल कमरे के कोने में एक काउंटर के पास ले गई, जहाँ सफेद और सुर्ख वर्दियों वाले 3-4 बैरों के दरमियान एक गहरी सांवले रंगत वाली कसरती बदन का एक जवान उनाबी रंग की टी शर्ट और स्याह रंग की पतलून में मलबूस खड़ा उन्हें कुछ हिदायत दे रहा था। काली औरत जो मुझे वहाँ तक लाई थी, उसने तेलुगु जबान में उस जवान आदमी को मुखातिब करते हुए कुछ कहा और फिर मेरी तरफ इशारा करके वापस चली गई। उस शख्स ने मेरी तरफ एक सरसरी नजर से देखा और बैरों को जरूरी हिदायत देकर रुखसत किया और मेरे करीब आकर अंग्रेजी में मुझसे पूछा कि मुझे किससे मिलना है। मैंने भी अंग्रेजी में उसका नाम लेकर कहा कि मुझे उस नाम के आदमी से मिलना है। वो मेरी तरफ गौर से देख रहा था। कहने लगा, मैं ही हूँ, तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसने कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे काउंटर से हटाकर एक छोटे से कमरे में ले गया, जहाँ दीवार के साथ शीशे की अलमारियां शराब और बियर की बोतलों से भरी हुई थी। दरमियान में लोहे की एक मेज और 2 कुर्सियां रखी हुई थी। हम बैठ गए। वो मेरी तरफ गौर से देख रहा था। जब मैंने उसे बताया कि मुझे हैदराबादी मुजाहिद ने उसके पास भेजा है, तो अपनी जेब से सिगार नुमा सिगरेट निकाल कर सुलगाया और लाइटर बुझाकर जेब में डालते हुए अंग्रेजी में कहने लगा, मेरा ख्याल है हमें अब कोड वर्ड्स का तबादला कर लेना चाहिए ताकि हमें एक दूसरे पर कोई शक न रहे। हैदराबादी मुजाहिद ने मुझे कोड के दोनों जुमले बता दिए थे। एक जुमला मुझे बोलना था, जिसके जवाब में दूसरा जुमला उस गाजी को बोलना था। मैंने अपना खुफिया कोड का जुमला बोला। उसके जवाब में उस शख्स ने, जिसको मैं अब गाजी ही कहूंगा, बोल दिया। तस्दीक हो गई कि हम दोनों सही आदमी से मिल रहे हैं। उसने उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगा, हैदराबाद से मुझे अपने साथी ने तुम्हारे मिशन के बारे में सारी तफसील बता दी थी। मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। अब ऐसा है कि यहाँ हम एक दूसरे से कोई बात नहीं कर सकते। तुम पहले कभी इस शहर में आए हो? मैंने कहा, नहीं, ये मेरा पहला मौका है। उसने कुछ सोचकर मेरी तरफ देखा और बोला, तुम बियर वगैरह पीते हो? मैंने नफी में सर हिलाया तो उसने कहा, फिर तुम ऐसा करो कि इस क्लब के पीछे भी एक लॉन है, वहाँ मौसम खुशगवार होगा, जहाँ तुम शराब और बियर की बू में ज्यादा देर न बैठ सकोगे। पीछे लॉन में कुर्सियां लगी हुई हैं, तुम वहाँ जाकर मेरा इंतजार करो। मुझे यहाँ ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा और लगेगा। फिर आधे घंटे बाद मैं तुम्हें वहाँ से ले लूंगा और हम अपने क्वार्टर में जाकर तफसीली बातचीत करेंगे। मैंने कहा, ओके। उसने दरवाजा खोलकर अकबी लॉन में जाता रास्ता दिखा दिया और खुद काउंटर की तरफ चल गया। मैं एक तंग राहदारी से गुजरकर अकबी लॉन में आकर बैठ गया। मुझे मच्छर तंग करने लगे। मैं उठकर लॉन में टहलने लगा। घास गीली थी जिससे मेरे जूते गीले होने लगे थे। तो मैं लॉन की दूसरी तरफ छोटी सी सड़क पर आ गया। यहाँ कुछ फासले पर एक मंदिर से कर्नाटक में वायलिन और जनूबी हिंद के क्लासिकी रक्स की धुन की आवाज आ रही थी। मेरा जी चाहा कि मंदिर में जाकर देवदासी को रक्स करते देखूं। मंदिर वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। मुझे इसकी रोशनियां साफ नजर आ रही थी। मैंने सोचा, अभी अपने गाजी के आने में आधा घंटा पड़ा है, मैं मंदिर में रक्स करती देवदासी की एक झलक देख सकता हूँ। इस मंदिर को एक छोटी सी पगडंडी नारियल के दरख्तों में से होकर जाती थी। मैं तेज तेज कदमों से चलता मंदिर के अहाते में आ गया, जहाँ पुजारी लोग मंदिर में आ जा रहे थे। रक्स की धुन जहाँ करीब से सुनाई देने लगी थी। मैं इस धुन की आवाज पर उसे तलाश करता मंदिर के पहलू में एक तंग रास्ते से गुजरकर बेशुमार सुतूनों वाले हॉल में पहुंचा तो देखा कि एक सुर्ख रेशमी साड़ी वाली लड़की बालों में फूल सजाए, जबरदस्त मेकअप किए, पूरे क्लासिकी रक्स के लिबास में गुम कर्नाटकी धुन पर शोले की तरह रक्स कर रही थी। मैं एक सुतून के साथ लगकर खड़ा हो गया और उस शोला ज्वाला का रक्स देखने लगा। जिन लोगों ने जनूबी भारत के मंदिरों में उनका क्लासिकी रक्स देखा है और उनकी तेज धुन वाली मौसीकी सुनी है, उन्हें मालूम होगा कि जनूबी हिंद की मौसीकी का अंग बड़ा तेज होता है, रिदम भी तेज होती है। इस मौसीकी का टेक्निकल नाम कर्नाटक है। यहाँ के लोग बोलते भी तेज तेज हैं, गाते भी तेज तेज हैं। सभा लक्ष्मी यहाँ की मशहूर क्लासिकल गाने वाली हैं। ये लोग मौसीकी के बेहद शायक हैं और गाने वालियों के साथ कभी कभी पिंडाल में बैठे सारे लोग भी गाने लगते हैं। मंदिर की फजा लुबान और अगरबत्तियों की खुशबू से बोझल हो रही थी। ये बोझल फजा मुझे परेशान कर रही थी। वैसे भी मुझे अपने गाजी का ख्याल लगा हुआ था। चुनाचे मैं मंदिर से निकल आया। वापसी पर उस छोटी सी पगडंडी पर से गुजरकर जब झुमरे पट्टी की इमारत के लॉन में दाखिल होने लगा तो अचानक एक तरफ से 3 आदमी निकलकर मेरे सामने आ गए। इनमें 2 वहाँ की पुलिस की वर्दी में थे और एक सिविलियन लिबास में था। पुलिस के सिपाहियों में से एक के पास राइफल थी, दूसरे ने पिस्तौल मेरी तरफ तान रखा था। ये पुलिस इंस्पेक्टर लगता था। मैं हैरान होकर उनका मुंह तकने लगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने सामने आते ही पिस्तौल का रुख मेरी तरफ करते हुए अंग्रेजी में कहा, हाथ ऊपर उठाकर अपनी जगह पर खड़े रहो, अगर जरा हरकत की तो गोली मार दूंगा। मैंने हाथ खड़े कर दिए। ये तीनों भारत के सूबा आंध्र प्रदेश की पुलिस के एहलकार थे। इनकी वर्दियां मैं पहचानता था। इनमें से एक पुलिस कांस्टेबल था, दूसरा सब इंस्पेक्टर होगा, तीसरा जिसने सिविलियन कपड़े पहने हुए थे यकीनन खुफिया पुलिस का आदमी था। सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर पुलिस के हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख मेरी तरफ था। दूसरे के पास राइफल थी। मैं निहत्था था।
फासला हमारे दरमियान इतना था कि मैं कमांडो अटैक भी नहीं कर सकता था। इससे पहले कि मैं उन पर झपटता वो बड़ी आसानी से मुझ पर फायर कर सकते थे। दूसरे मौका ऐसा नहीं था कि मैं पुलिस मुकाबला करता। मुझे ये भी मालूम था कि इन लोगों ने मुझे हाथ खड़े करने के लिए किस लिए कहा है। हो सकता था कि वो उधर किसी जगह छापा मारने आए हों। मैंने सब इंस्पेक्टर को अंग्रेजी में कहा, मामला क्या है सर? मैं तो यहाँ अजनबी हूँ, अपने कजन से मिलने हैदराबाद से आज ही आया हूँ। सब इंस्पेक्टर ने तेलुगु जबान में सिविलियन कपड़े वाले साथी से कुछ कहा। उसने आगे बढ़कर मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी। खुदा का शुक्र है कि मेरे पास कोई पिस्तौल वगैरह नहीं था, चाकू भी नहीं था। इन इलाकों में लोग लाइसेंस याफ्ता असलहा भी साथ नहीं रखते। जब मेरे पास से कुछ न निकला तो सब इंस्पेक्टर ने पिस्तौल नीचे कर लिया और बोला, तुम्हारा कजन कहाँ है जिससे तुम मिलने आए हो? मैंने झुमरे पट्टी में मुलाजिम अपने काजी का नाम ले लिया और कहा वो झुमरे पट्टी में काम करता है और उसने मुझे इस जगह इंतजार करने को कहा था। सब इंस्पेक्टर ने कहा, चलो झुमरे पट्टी क्लब में चलो। ये लोग मुझे लॉन में ले आए। ठीक उस वक्त अपना गाजी लॉन के बरामदे से निकल रहा था। उसने लॉन की धीमी रोशनी में मुझे पुलिस के साथ देखा तो उसने सब इंस्पेक्टर से तेलुगु जबान में कुछ बात की। उसने भी तेलुगु जबान में कोई जवाब दिया। फिर सब इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए पिस्तौल होल्स्टर में डाल दिया और अंग्रेजी में कहने लगा, गलती हो गई। तुमको मालूम है इधर कल एक रिटायर्ड मेजर का कत्ल हो गया था। हमने इलाके की नाकाबंदी कर रखी थी। तीनों पुलिस वाले चले गए। गाजी ने अंग्रेजी में ज़ेरे लब पुलिस वालों को गाली देकर कहा, तुम लॉन से निकलकर सड़क पर चले गए थे। मैंने कहा, यहाँ मच्छरों ने तंग किया तो सड़क पर जाकर टहलने लगा था कि अचानक ये लोग झाड़ियों से निकल कर आ गए। गाजी बोला, तुम्हें सड़क पर नहीं जाना चाहिए था। सब इंस्पेक्टर मेरा वाकिफ था, मामला खराब भी हो सकता था। आ जाओ हम दूसरी तरफ से होकर निकलेंगे। वो मुझे झुमरे पट्टी क्लब के एक और रास्ते से लेकर एक तरफ आ गया। ये छोटा सा रास्ता था जहाँ दोनों जानिब झाड़ियाँ थी और अंधेरा छाया हुआ था। हम पैदल चलते हुए उस जगह पहुंच गए जहाँ अपने गाजी का बोसीदा सा एक मंजिला ढिलवान छत वाला मकान था। कमरे में सामान बेतरतीबी से बिखरा हुआ था। उसने चारपाई और बांस के पुराने सोफे पर से कपड़े उठाकर कोने में फेंक दिए और बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। तुम कॉफी पियोगे या चाय? यहाँ कॉफी का बहुत रिवाज है मगर मुझे चाय पसंद है। मैंने कहा, मुझे भी चाय पसंद है। थोड़ी देर में वो चाय की 2 प्यालियां बनाकर ले आया। हम चाय पीने और बातें करने लगे। उसने मुझसे मेरे सफर के बारे में पूछा कि रास्ते में और खास तौर पर एलोर शहर में दाखिल होने के बाद कोई खुफिया पुलिस का आदमी तो मेरे पीछे नहीं लगा। मैंने उसे बताया कि बज़ाहिर तो मुझे कोई मुश्तबा आदमी अपना ताक़ुब करता दिखाई नहीं दिया। वो कहने लगा, यहाँ की खुफिया पुलिस बहुत ज्यादा खुफिया होती है। वो इस तरह पीछा करती है कि किसी दूसरे को मालूम नहीं होता कि उसका पीछा किया जा रहा है। बहरहाल तुम्हें मोहतात रहना होगा। उसके बाद उसने मेरे मिशन के बारे में बातें शुरू कर दी। जब मैंने उससे पूछा कि ये कौन शख्स है जो एलोर की जजीराई जेल में पाकिस्तानी जासूस होने के इल्जाम में अजियतें झेल रहा है, तो वो कहने लगा, ये दलेर जवान पाकिस्तान की जांबाज फोर्स का मुजाहिद है। 65 की जंग में इसकी ड्यूटी रात के वक्त फाइटिंग पेट्रोल पार्टी को लेकर दुश्मन के मोर्चों के पीछे असलहे और गोला बारूद के जखीरों को उड़ाने के लिए लगी थी। तो ये अंधेरे में अपनी पार्टी के गोरिल्ला जवानों से बिछड़ गया। जांबाज फोर्स पाक फौज की तरबियत याफ्ता फौज नहीं थी। उनके जज्बे हुब्बुल वतनी को देखते हुए उन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग दी गई थी क्योंकि जंग जोरों पर थी और पूरी ट्रेनिंग के लिए वक्त नहीं था। ये जवान रास्ता भूलकर दुश्मन के मोर्चों में चला गया और पकड़ा गया। दुश्मन ने उसे पाक फौज का कमांडो समझकर उसे पुछगिछ के लिए पीछे अमृतसर टॉर्चर सेंटर में भेज दिया। वहाँ उस पर वहशियाना तशद्दुद किया गया मगर उस जवान ने सिवाय अपने नाम और नंबर के कुछ न बताया। अमृतसर से उसे ग्वालियर के टॉर्चर सेंटर में ले जाया गया। वहाँ भी ये जवान हर किस्म की अजियतें बर्दाश्त करता रहा मगर उसने पाक आर्मी और पाकिस्तानी कमांडो और जांबाज फोर्स के मुतालिक कुछ न बताया। उसके बाद उसे आंध्र प्रदेश की इस बदनाम जमाना जजीराई जेल में मुंतकिल कर दिया गया। आज इसे जेल में पड़े साल से ऊपर हो गया है। इससे आज भी पुछगिछ वक्फे के बाद होती रहती है। इसे टॉर्चर किया जाता है मगर फांसी की कोठरी में इस जवान के अल्लाह अकबर और या अल्लाह मदद के नारे गूंजते रहते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहते हैं। इस जवान का नाम कैप्टन जमशेद है। वो जांबाज फोर्स में एजाजी कैप्टन था। मैंने गाजी से पूछा कि इसको कैप्टन जमशेद के बारे में इतनी मालूमात कहाँ से हासिल हुई, तो वो बोला, एलोर जेल में एक औरत जेल के वार्डन की सेक्रेटरी है। इस औरत का नाम माधवी है। ये औरत क्रिश्चियन है और कैप्टन जमशेद से उसको मोहब्बत हो गई है मगर ये बात उसने सिवाय मेरे और किसी को नहीं बताई। मुझे इसलिए बताई है कि वो मेरी पुरानी दोस्त है मगर इसे मेरी कश्मीरी मुजाहिद की हैसियत का इल्म नहीं। अपनी मोहब्बत का इजहार उसने कभी पाकिस्तानी मुजाहिद कैप्टन जमशेद से भी नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1 साल से कैप्टन जमशेद एलोर जेल में बंद है लेकिन उसके गिर्द जेल के अंदर भी इस कदर सख्त पहरा लगाया गया है कि ये औरत वार्डन की सेक्रेटरी होने के बावजूद कभी कैप्टन जमशेद के करीब नहीं जा सकी, बस दूर दूर से उसकी झलक देख लेती है। मैंने गाजी से कहा, ये सारी मालूमात तुम्हें उस लड़की माधवी की ज़बानी मालूम हुई है क्या? मुजाहिद ने कहा, हाँ। माधवी ने ही आज से 6-7 माह पहले मुझे बताया था कि हमारी जेल में एक पाकिस्तानी कमांडो कैद है जिसको वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है मगर वो इस कदर दलेर और बहादुर है कि हर किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त कर रहा है लेकिन सिवाय अपने नाम, ओहदे और नंबर के और कुछ नहीं बताता। मैंने उसके बाद कैप्टन जमशेद को वहाँ से फरार कराने के सिलसिले में माधवी से बात की थी। उसने कहा कि इस जेल में अगर कोई मक्खी भी चली जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकती और उसे वहीं मरना होता है। मैं अपने गाजी की बातें बड़े गौर से सुन रहा था और साथ साथ कैप्टन जमशेद के फरार के बारे में भी सोचने लगा। मैंने गाजी से कहा, क्या तुम किसी तरह मुझे माधवी से मिला सकते हो सकता है वो कोई ऐसा रास्ता हमें बता दे जिससे हम कैप्टन जमशेद को भारतीय दरिंदों की दरिंदगी से निजात दिला सकें। गाजी ने कहा कि मैं माधवी को कल सुबह फोन करूंगा, उससे कहूंगा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हो सकता है वो कल का कोई वक्त दे दे, फिर हम दोनों उससे मिलकर बातें करेंगे। तुम मेरा उससे कैसे तारुफ करवाओगे?
मैं कह दूंगा कि तुम मेरे कजन हो और हैदराबाद से मुझसे मिलने आए हो और कैप्टन जमशेद को इसलिए फरार कराना चाहते हो कि तुम भी मुसलमान हो और वो भी मुसलमान है और खामखा उसे भारतीयों के जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। मैंने कहा क्या वो यहाँ तुम्हारे घर में आएगी? गाजी बोला यहाँ मैं लोगों से कम ही मिलता हूँ, हमारी मुलाकातें कभी कभार ही होती हैं और हम रेस्टोरेंट में बैठकर थोड़ा वक्त गुजार लेते हैं। माधवी की शादी नहीं हुई, उसके माँ बाप भी नहीं हैं और वो एक गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में रहती है। रात मैंने अपने गाजी के कमरे में ही बसर की। दूसरे दिन वो नाश्ते के बाद माधवी को टेलीफोन करने चला गया। झोमरे पट्टी में उसकी ड्यूटी शाम के वक्त शुरू होती थी। कुछ देर बाद गाजी ने वापस आकर बताया कि माधवी ने शाम 7 बजे का टाइम दिया है। मैंने कहा इस वक्त तो तुम झोमरे पट्टी क्लब में अपनी ड्यूटी पर होगे। वो बोला मैं आज क्लब में नहीं जाऊंगा, ये काम ज्यादा जरूरी है। मैं दोपहर तक गाजी के पुराने मकान में ही रहा। गाजी थोड़ी देर के लिए चला गया, दोपहर को वापस आ गया। हमने खाना खाया, मैंने सिगरेट और गाजी ने बीड़ी सुलगाई और हम बातें करने लगे। वो कहने लगा वैसे तो तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन एक अजनबी होने की हैसियत से भी तुम खुफिया पुलिस की निगाहों में आ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि दिन के वक्त तुम ज्यादा वक्त मकान में ही रहो तो ज्यादा बेहतर है। मैंने कहा मैं खुद भी यहाँ लोगों की निगाहों में नहीं आना चाहता। तुम अंधेरा होने के बाद चहलकदमी के लिए समंदर की तरफ बेशक निकल जाया करो। अव्वल तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, अगर किसी ने पूछ भी लिया तो यही कहना कि तुम मेरे कजन हो और हैदराबाद से मुझसे मिलने आए हो। गाजी ने अपने क्लब में भी टेलीफोन कर दिया था कि उसका भाई हैदराबाद से उसे मिलने आया है, इसलिए आज वो क्लब नहीं आएगा। माधवी ने 7 बजे शाम का वक्त दिया था। हम 6:30 बजे घर से निकल पड़े। जिस रेस्टोरेंट में माधवी ने मिलने के लिए कहा था वो एलोर शहर के जुनूब में एक क्रिश्चियन आबादी में एक छोटे से खूबसूरत गिरजे के अकब में वाक़ था। मैं और गाजी वहाँ पैदल ही गए थे, ज्यादा फासला नहीं था। रेस्टोरेंट के अंदर भी कुछ लोग बैठे चाय वगैरह पी रहे थे। रेस्टोरेंट के आगे एक छोटा सा सरसब्ज लॉन था, वहाँ भी कुर्सियां और मेज लगे हुए थे। पेडिस्टल फैन चल रहे थे। हम एक तरफ होकर कोने वाली मेज के गिर्द बैठकर माधवी का इंतजार करने लगे। लॉन में 3-4 खंभों पर ट्यूब लाइट्स रोशन थी। पेडिस्टल फैन की वजह से हम मच्छरों से बहुत महफूज थे और हवा भी खूब आ रही थी। ठीक 7 बजे एक रिक्शा रेस्टोरेंट के सामने आकर रुका। गाजी ने कहा ये माधवी ही होगी, वो वक्त की बहुत पाबंद है। रिक्शे में से एक दरमियाने कद की मुतनासिब जिस्म वाली औरत बाहर निकली। उसने साड़ी पहनी हुई थी। उसने लॉन में एक नजर डाली और गाजी को बैठे देखकर वो हमारी तरफ आई। हमने खड़े होकर उसका खैर मकदम किया। गाजी ने माधवी से मेरा तारुफ कराया और कहा ये मेरा कजन है, मुझसे मिलने हैदराबाद से आया है। यहाँ उसने कैप्टन जमशेद के बारे में मुझसे सुना तो कहने लगा इस बहादुर जवान को कैद से फरार करवाना अब मेरा फर्ज बन गया है। माधवी ने मेरी तरफ देखकर कहा बड़ा अच्छा ख्याल है, मगर ये ऐसा ख्याल है जिसका हकीकत में तब्दील होना तकरीबन नामुमकिन है। मैंने कोई जवाब देना मुनासिब न समझा और खामोश हो गया। गाजी ने माधवी से इधर उधर की बातें शुरू कर दी। इतने में वहाँ मेरे और गाजी के लिए चाय और माधवी के लिए कॉफी आ गई। साथ खाने के लिए स्नैक्स भी थे। 10-15 मिनट की गैर अहम गुफ्तगू के बाद गाजी ने असल मौजू की तरफ आते हुए माधवी से कहा माधवी वैसे कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि कैप्टन जमशेद को एलोर जेल की कोठरी से निजात दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं उसे हक बजानिब समझता हूँ। कोई भी वतन परस्त आदमी दुश्मन की कैद में जाकर अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता। भारतीय पुलिस और इंटेलिजेंस कैप्टन जमशेद पर काफी ज्यादा तशद्दुद कर चुकी है और मेरा ख्याल है कि अगर ये तशद्दुद मजीद कुछ रोज जारी रहा तो कैप्टन जमशेद शहीद हो जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? गाजी ने बड़ी दानिशमंदी से माधवी के उस जज्बा मोहब्बत को उभारा था जो उसके दिल में पाकिस्तानी जवान कैप्टन जमशेद के लिए मौजूद था। माधवी का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। अपने पर्स में से सिगरेट का पैकेट निकाल कर उसने सिगरेट सुलगाया और कहने लगी तुम ठीक कहते हो, मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि कैप्टन जमशेद को किसी भी तरह वहाँ से फरार करवा दूं, मगर जैसा कि मैंने पहले कहा है ये काम नामुमकिन है। एलोर जेल में से तो आम कैदी भी फरार नहीं हो सकता और कैप्टन जमशेद तो ऐसा कैदी है कि जिसको न सिर्फ ये कि फांसी की कोठरी में बंद रखा जाता है बल्कि उसके इर्द गिर्द कड़ा पहरा भी होता है। और फिर एलोर की जेल समंदर के ऐन बीच में वाक़ है। जजीरे के इर्द गिर्द चारों तरफ समंदर है और इस समंदर और हुकूमत की तरफ से आदमखोर शार्क्स छोड़ी हुई हैं। अगर कोई कैदी किसी तरह जेल तोड़कर समंदर में छलांग भी लगा दे तो खूंखार शार्क्स उसे वहीं हड़प कर जाती हैं। ऐसे 2-3 वाकयात हो भी चुके हैं। अब कोई कैदी फरार होने का सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस फौरन मिलती रहें। और अगर आप ये भी ना करना चाहें तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।